अब हम 1863 के एक्ट पर देखें। ये आजकल बहुत से लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि इसी के द्वारा लागू किया गया और इसी कानून के द्वारा मंदिरों की संपत्तियों को हड़पा जा रहा है इत्यादि। इसका नाम था रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863। और कई महापुरुष जो अच्छे खासे विद्वान हैं, इन्होंने भी बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का अध्ययन किए अपने विवेक और अनुमान के आधार पर इस प्रकार की बातें न सिर्फ मीडिया में कही हैं, बल्कि कई बार कोर्ट को में भी ऐसी बातें कहकर कोर्ट को गुमराह किया है। तो हम ये देखें कि ये एक्ट असल में था क्या। ये एक्ट इसके प्रियम्बल में ही लिखा है, ये अंग्रेजों ने जो 1863 में फाइनल बनाया कि enable the government to divest itself of the management of religious endowments। यानी यह कानून इसीलिए बनाया गया था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह के धार्मिक संपत्ति और ट्रस्ट के मैनेजमेंट से अपने को मुक्त रखे। फिर आप देखते हैं कि इसमें प्रोड्यूस ऑफ लैंड्स ग्रांटेड फॉर सपोर्ट ऑफ मॉस्क, हिंदू टेम्पल, यानी मॉस्क भी शामिल है, उसके बाद हिंदू टेम्पल शामिल है। और इसका भी वही है कि कोई भी मॉस्क या हिंदू टेम्पल या कॉलेज इत्यादि के लिए पब्लिक पर्पस के लिए कोई भी आदमी जो दान देता है तो उसका कोई दुरुपयोग न कर ले, उसको खा न जाए और बेच बाच के खत्म न कर दे, दूसरे उद्देश्यों में न खर्च कर दे इत्यादि मामले को की शिकायत होने पर जांच करने से ज्यादा सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। इसमें हम आगे देखें क्या क्या प्रतिबंध थे। In case of every mosque, temple or other religious establishment, यहाँ हम देख रहे हैं कि मॉस्क और टेम्पल दोनों पर यह लागू है। चौथा में देखें कि state government shall as soon as possible after the passing of this act transfer to such trustee, manager or superintendent all the landed or other property which at the time of passing the act shall be under the superintendence or in the possession of the Board of Revenue or any local agent and belonging to such mosque, temple or other religious establishments। अर्थात जैसे ही यह कानून पारित होता है, सरकार के अधिकारी या कोई भी एजेंट या इसके द्वारा नियुक्त किसी भी प्रकार के मैनेजर ये तत्काल उन संपत्तियों को उन मस्जिदों और मंदिरों के हवाले कर देंगे और उनसे अपना संबंध समाप्त कर लेंगे। अगला पैराग्राफ है सिसेशन ऑफ बोर्ड्स पावर एज टू सच प्रॉपर्टी। इसमें भी यही कहा गया है कि किसी भी प्रकार का अधिकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी सरकार की जो संस्था होती थी उसका इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए नहीं होगा, या इनका लोकल एजेंट का नहीं होगा, न ये किसी को ट्रांसफर कर पाएंगे। और आठवां है, बीच के कई प्रावधानों को मैंने छोड़ दिया है। बीच के प्रावधान ये है कि ये लोग विभिन्न जिलों में अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म, उसमें भी सेक्ट होते हैं, सब सेक्ट होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं वैष्णव, शैक, रामानुज, निम्बर्क इत्यादि, शंकराचार्य के मत वाले इत्यादि। मुसलमानों में भी शिया, सुन्नी, इस्माइली बहुत तरह के होते हैं। तो जो जिस सेक्ट का हो उसी सेक्ट के व्यक्ति को हर जिले में एक कमिटी बन जाए और उन्हीं व्यक्तियों में जो इज्जतदार लोग हों, या तो उनका इलेक्शन होके हो या फिर वे आपस में मिलजुल कर निर्णय करके बहाल कर ले एक दूसरे को, और ये कमेटी बन जानी चाहिए जो कि मेंटेनेंस ऑफ सच मॉस्क, टेम्पल और अदर रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट। और इसी में यहाँ लिखता है स्टेट गवर्नमेंट मे कॉज एन इलेक्शन टू बी हेल्ड अंडर सच रूल्स। यानी अगर
स्वतंत्र भारत की सरकार चाहती थी कि मंदिरों का नियंत्रण इम्प्रूव करे, तो इलेक्शन हो सकता था। जैसे सिखों के गुरुद्वारे के नियंत्रण के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन होता है, उस प्रकार हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ न करके कि अंग्रेजों की भावना ज्यादा ईमानदार थी और आधुनिक भारत सरकार की जो विचारधारा है, राज्यों के सरकार की जो विचारधारा है, वह ज्यादा मक्कारीपूर्ण है, टेन्योर ऑफ ऑफिस। तो इस प्रकार से जो कमिटियां होंगी और हर मंदिर के लिए ट्रस्टी नियुक्त कर दिए जाएंगे, ये जीवन भर के लिए रहेंगे, जब तक कि उन्हें किसी भ्रष्टाचार के आरोप के लिए हटा ना दिया जाए। या ऐसा इसलिए किया गया होगा कि बार बार इलेक्शन के झमेले से पॉलिटिक्स फैल सकता था, तो एक बार जो चुने गए वो जीवन भर के लिए चुन लिए गए। इस प्रकार की बात उसमें की गई थी और इसको लागू भी किया गया। और ये अंग्रेज जब तक रहे तब तक ये व्यवस्था लागू रही। दक्षिण भारत में काफी मंदिरों में मठों को अधिकार दे दिए गए और उनका काफी विकास हुआ। इसी का 22वां प्रावधान था कि गवर्नमेंट नॉट टू होल्ड चार्ज henceforth ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सपोर्ट ऑफ एनी मास्क टेम्पल एक्सेट्रा। यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि किसी मस्जिद या मंदिर इत्यादि के रख रखाव के लिए, जैसे कोई 100 बीघा खेत किसी ने दे दिया, किसी ने 25 एकड़ दे दिया कि भविष्य में इस मंदिर के रिपेयर के लिए या पुजारी के लिए या इसमें जो तेल जलता है उसके लिए हम इतना जमीन दे रहे हैं, इसके ऊपर से ये काम होगा। तो except as provided in this act, it shall not be lawful for the central government or any state government or for any officer of any government in his official character to undertake or resume the superintendence of any land or other property granted for the purpose। यानी कि इस तरह की जो धार्मिक संपदा है मंदिर की, मस्जिद की, उसको सरकार का कोई भी अमला, कोई भी अधिकारी इस तरह का की संपत्ति का सुपरिंटेंडेंस नहीं कर सकता है। टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ एनी एंडोमेंट मेड फॉर मेंटेनेंस, एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकता है, यानी कि ये उसका जो अधिग्रहण होता है, अधिग्रहण नहीं कर सकता है। टू नॉमिनेट और अपॉइंट एनी ट्रस्टी, किसी ट्रस्टी का नॉमिनेशन नहीं कर सकता है, मैनेजर को नियुक्त नहीं कर सकता है और किसी अधिकारी को भी नियुक्त करने का अधिकार सरकार को नहीं है। यहां तक है, अंतिम देखिए लाइन कि टू बी इन एनी वे कंसर्न्ड देयर विथ, यानी कि सरकार के किसी अमले को किसी भी तरह का कंसर्न मंदिर और मस्जिद की जायदादों के प्रति दर्शाने का कोई हक नहीं है, कोई कंसर्न रखने का कोई हक नहीं है, वे बिल्कुल अलग हो जाए। इसमें एक ही बात कही गई है कि बहुत सारे मंदिर और मस्जिद जो है वो ऐतिहासिक महत्व के हैं और उनके रिपेयर की, जैसे वो टूट रहे हों तो उनका हिस्टोरिसिटी नष्ट न हो जाए, इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह है वह रिपेयर का काम उसमें कर सकती है। ये चीज स्पष्ट हो गई कि 1883 का एक्ट जो था वह मंदिरों और मस्जिदों के फेवर में था, उनकी स्वतंत्रता के फेवर में था, न कि अधिग्रहण के फेवर में था, और इसके द्वारा पूर्ण रूप से फ्री कर दिया गया। लेकिन इसके पहले भी कई ऐसे कानून और पत्राचार हुए थे जिसके द्वारा मंदिरों को फेजेस में फ्री किया गया। 1883 के इस कानून का महत्व यह है, 63 के इस कानून का महत्व यह है कि आप देखते हैं कि बंगाल पर पहले अंग्रेज आए तो पहले जगन्नाथपुरी को फ्री किया गया गवर्नमेंट कंट्रोल से, फिर इनका एक्सपेंशन बढ़ता है, मद्रास में उधर दक्षिण से होता है आरकोट के युद्ध को जीतने के बाद, तो उधर फिर उन्होंने मंदिरों को फ्री किया। फिर धीरे धीरे इनका अन्य पर होते होते काफी हो गया। 1857-58 के बाद एक्सपेंशन रुक गया। 1861 में क्वीन विक्टोरिया ने शासन अपने हाथ में ले लिया और तब 63 में ये फाइनल ऐसा कानून आया जो पूरे भारत पर लागू हो रहा था,
खास तौर से उन क्षेत्रों पर जहां पर ब्रिटिश का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था।